फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है अंतर पढ़ेंगे। जितने भी हमारे ग्रामर में अंतर है हम उन सबको जो है कवर कर लेंगे। कि क्या है, अंतर का जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो वो 2 नंबर में आएगा या तो वो 3 नंबर में आएगा। हो सकता है अंतर के अथवा में अंतर ही दे दें, या हो सकता है अंतर दे दें या उसके अथवा में कोई परिभाषा या कुछ भी दे दें। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब अंतर की। पहला अंतर हमारा क्या है, नाटक और एकांकी। मैंने जो है आपको नाटक और एकांकी में आपको गद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको का जो है अंतर बता देती हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में जो है अंतर क्या है। तो अंतर लिखने का सबसे पहला तरीका ये होता है, आप अंतर जो है हमेशा ऐसे लिखें, एक साइड आप दूसरी चीज़ लिखें, एक साइड आप दूसरी चीज़ लिखें, फिर बीच में लाइन खींच के जो है अंतर लिखिए। तो अंतर को जो है हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है, तभी आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे और तभी ये अंतर कहलाता है। आप जब भी अंतर लिखे तो अच्छे से लाइन खींच के उन्हें जैसे बॉक्स में दिखाया गया है वैसे आप इन्हें हाईलाइट करके लिखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाटक और एकांकी की। नाटक को सिंपल वे में समझे, सिर्फ नाटक वर्ड को। तो नाटक होता क्या है, जिसमें जो है बहुत सारे पात्र होते हैं, यानी जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और नाटक जो है कितना भी लंबा हो सकता है। और जो हमारी एकांकी होती है वो क्या होती है, उसमें ज़्यादा पात्र नहीं होते, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और जो एकांकी होती है तो ये किसी भी महाकाव्य या किसी भी जिस चीज़ का हम लिख रहे हैं उसका जो है सिर्फ एक अंक होती है, यानी जो उसका एक पार्ट ही जो है हम दिखाते हैं। हम जो है एकांकी में सिर्फ एक पार्ट ही दिखाते हैं, जैसे बाल कांड हो गया या रामायण का लंका कांड हो गया, या कोई सा भी जो रामायण का कांड है उसको हमने दिखा दिया तो वो एकांकी कहलाएगी, क्योंकि हमने उसका कोई एक पार्ट ही दिखाया है। अगर हम पूरी दिखाएंगे रामायण तो वो एकांकी नहीं कहलाएगी, वो फिर किस में आ जाएगी, वो नाटक में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों के वर्ड पकड़ना है, नाटक में और एकांकी में। अगर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है तो आप जो अंतर मन से खुद लिख सकते हो। इससे क्या है, आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर वर्ड से ही समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से लिख लोगे। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। तो नाटक में ये क्या कह रहा है कि अनेक अंक वाली रंगमंचीय विधा है। मतलब क्या होता है, जो नाटक होता है उसमें एक पार्ट नहीं होता, यानी एक भाग नहीं होता। नाटक में कोई भी कहानी या कोई भी स्टोरी, उसका जो है बहुत सारा पार्ट होते हैं, और वो उसको जो है रंगमंचनीय विधा, यानी हम जो मंच पर दिखाते हैं, जो भी विधा लिखी है उसको ही तो हम नाटक पर दिखाएंगे। उसको हम जो दिखाएंगे स्टोरी, वही विधा बोल रहे हैं वो, कि उस विधा को जो है स्टेज पर दिखा सकते हैं। रंगमंचनी यानी स्टेज पर हम दिखा सकते हैं या दिखाते हैं। नाटक के क्या होते हैं, नाटक के बहुत सारे भाग होते हैं। आपने भी बहुत सारे नाटक देखे होंगे, आप देखोगे कि उसको बढ़ाते ही चले जाते, बढ़ाते ही चले जाते हैं, तो उसमें अनेक अंक, यानी कितना भी भाग बढ़ा सकते हैं, कितने भी पार्ट हम बढ़ा सकते हैं। और वही दूसरी तरफ एकांकी की बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि एक अंक वाली विधा है। इसमें किसी के जीवन का या किसी भी चीज का जो है एक ही पार्ट होगा, जैसे रामायण का लंका कांड हो गया, बाल कांड हो गया, तो इस तरीके से जो है एकांकी होती है। इसमें जो है एक अंक लिखा जाता है, यानी एकांकी में जो है एक भाग के बारे में बताया जाता है या उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या हो गया, अनेक अंक वाली रंगमंचनी विधा क्या है, नाटक है, और एक अंक वाली जो विधा है वो क्या है, एकांकी। आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लें कि नाटक कितने अंक का होता है और एकांकी कितने अंक की होती है। इसका सेकंड देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्र यानी जो कैरेक्टर होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि नाटक में बहुत सारे कोई भी कुछ भी कैरेक्टर इतने सारे बना देंगे। लेकिन जो एकांकी होती है उसमें क्या होता है, पात्र सीमित होते हैं, यानी पात्रों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। एकांकी एक ही भाग का होता है, तो एक भाग में जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के पात्र होंगे, यानी पात्र जो है सीमित होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। नाटक में तो बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, लेकिन एकांकी में नहीं है, जो है उसका उतना ही होगा। इसमें पात्र संख्या अधिक होती है और इसमें पात्र संख्या सीमित होती है, कम होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि संवाद की व्यापकता होती है। संवाद की व्यापकता मतलब जब हम बात करते हैं, यानी नाटक में जो कैरेक्टर आपस में बात करते हैं उनकी जो व्यापकता होती है, यानी ये लोग जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं उनकी जो बात क्या होती है, बहुत विस्तार में होती है, यानी बहुत डीपली होती है। यानी इनकी जो आपस में बातचीत होती है वो क्या नहीं, कम होती है, यानी इनमें जो बातें विस्तार में नहीं बताते, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं। नाटक में क्या होता है, संवाद की व्यापकता होती है। और तीसरा जो एकांकी में क्या होता है, संक्षिप्त संवाद होते हैं। इसका चौथा देख लेते हैं कि आकार बड़ा होता है, और इसका क्या लिखा है कि आकार छोटा होता है।
जो नाटक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो एकांकी होती है वो बहुत छोटे माध्यम में होती है और नाटक जो है बहुत बड़ा होता है। क्योंकि नाटक में हर चीज़ ज़्यादा है इसलिए ये बड़ा होता है और एकांकी में हर चीज़ छोटे मात्रा में होती है इसलिए ये छोटा होता है। पांचवा बात करते कि प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। एकांकी में क्या लिखा है कि पृथ्वीराज की आंख डॉक्टर राजकुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी है। ये एक उदाहरण दे दिया 5वें पॉइंट में, तो आपको ये उदाहरण याद रखना है। तो कम से कम एक उदाहरण तो याद होना ही चाहिए, दोनों का एक एक, और 2 भी याद कर लो ताकि एक भूल जाओ तो एक याद रहे। तो हमने जो नाटक और एकांकी में अंतर समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है पेपर में क्वेश्चन आता है कि नाटक और एकांकी में अंतर, या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है अंतर का, तो उसमें क्या है, कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते कि नाटक एकांकी लिख तो देते पर एकांकी का नाटक में लिख देते और नाटक का एकांकी में लिख देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एकांकी एवं नाटक में अंतर और आपने ऐसा याद किया है कि नाटक और एकांकी में अंतर, तो आप जो ऐसा ही लिखिए जैसा आपने याद किया है, नाटक और एकांकी में अंतर, उसे डालिए भी ऐसे जैसा आपने याद किया है। क्वेश्चन में पहले एकांकी और नाटक दे दिया तो आप ऐसे तरीके से भी लिख देंगे तो भी सही है। जो है आपने नाटक का नाटक में लिखा और एकांकी का जो है एकांकी में लिखा, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये गलती आप मत करिएगा, जो है उसका उसमें ही लिखना है, ध्यान रखना ये चीज़। बात करते हैं हम जो है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर है क्या। तो ये जो है मैं आपको काव्य के भेद में बता चुकी हूँ, महाकाव्य और खंडकाव्य। फिर भी हम जो है इसका अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो महाकाव्य क्या होता है और खंडकाव्य क्या होता है। महाकाव्य क्या होता है, किसी ऐसे पुरुष या व्यक्ति की होती है जो बहुत महान हो, उनके जीवन का जो संपूर्ण जो लिखा जाता है वो महाकाव्य होता है। और खंडकाव्य में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो है एक भाग लिखा जाता है, यानी उसके खंड का, जीवन के कोई भी ऐसे घटना हो उसका जो एक भाग है इसमें लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है, वो खंडकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में क्या होता है, किसी महान पुरुष का ही जो रहता है उसके जीवन का जो लिखा जाता है वो महाकाव्य है। और खंडकाव्य में किसी एक घटना का जो है वर्णन किया जाता है, किसी के भी जीवन का जो है एक भाग का वर्णन किया जाता है, वो खंडकाव्य कहलाता है। किसी एक घटना का जो है वर्णन है तो वो खंडकाव्य कहलाएगा। इसका पहला पॉइंट क्या लिखा है कि संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है। इसमें जो है संपूर्ण जीवन का जो है विस्तार में यानी डिटेल में जो है वर्णन किया जाता है, तो वही लिखा कि दर्शन वर्णित होता है, यानी डिटेल में बताया जाता है, जो है हमें दिखाया जाता है, इसलिए लिखा दर्शन वर्णित होता है, हमें जो है दिखाया जाता है। लेकिन जो खंडकाव्य होता है उसमें क्या होता है कि जीवन का एक पक्ष या एक घटना वर्णित होती है, यानी इसमें जो है जीवन का कोई एक पक्ष यानी एक भाग ही या उसकी एक घटना ही जो है इसमें वर्णित होगी, यानी एक भाग ही जो है विस्तार में जो वर्णित होगा। महाकाव्य का सेकंड पॉइंट देखते हैं कि नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है। नायक यानी जो इसमें कैरेक्टर है वो क्या होगा, इतिहास प्रसिद्ध, जो कैरेक्टर है वो क्या है, इतिहास प्रसिद्ध होगा, यानी हमारे इतिहास से जुड़ा होगा और धीरोदात्त होगा। धीरोदात्त होता है, धीरोदात्त मतलब धीरोदात्त होता है, धीरोदात्त यानी हर चीज़ को जो है धैर्य रख के सोचे, हर चीज़ को करने से पहले बहुत सोचे, वो धीरोदात्त होता है। इसका नायक क्या होता है, धीरोदात्त होता है। और खंडकाव्य का क्या है कि नायक साधारण होता है। खंडकाव्य का जो नायक होते हैं यानी जो कैरेक्टर होता है वो साधारण होता है, उसमें ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली कैरेक्टर होते हैं वैसे वो भी कैरेक्टर होता है। तीसरा लिखा है कि आकार बड़ा होता है, आकार सीमित होता है। महाकाव्य का आकार जो है बड़ा होता है, महाकाव्य इतनी विस्तृत होती है, इतना विस्तार में बताया जाता है तो उसका आकार भी बड़ा होगा। लेकिन खंडकाव्य होता है उसका आकार क्या होता है, उसका सीमित होता है, क्योंकि खंडकाव्य का भी क्या होता है एक भाग ही लेते हैं, जीवन की किसी एक घटना को ही लेते हैं, तो इसमें क्या होता है इसका आकार जो सीमित होता है या तो ये छोटा होता है। आप देखोगे नाटक और एकांकी और महाकाव्य और खंडकाव्य के जो ऊपर के पॉइंट है दो, ये दोनों तो पूरे सेम ही है। बाद पांचवा पॉइंट देख लेते हैं कि तुलसीकृत रामचरितमानस एक महाकाव्य का उदाहरण है। तुलसीदास कृत यानी जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो क्या लिखी, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। हमने जो है महाकाव्य का एक उदाहरण दे दिया है रामचरितमानस। इसके बाद खंडकाव्य में क्या बोल रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी एक खंडकाव्य का उदाहरण है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जो है उन्होंने क्या लिखी, पंचवटी लिखी है, और
वो आगे बोल रहा है कि एक खंड काव्य का उदाहरण। पंचवटी क्या है? पंचवटी एक खंड काव्य और ये इसका उदाहरण है। मैथिली शरण जी का एक और खंड काव्य याद रख सकते, वो है यशोधरा, वो भी जो है खंड काव्य है। महाकाव्य का एक और उदाहरण याद रखना है आपको, तो मैथिली शरण गुप्त का ही है, उन्होंने जो है साकेत लिखी। साकेत जो है एक महाकाव्य है। अब आगे इसमें 7वां पॉइंट बोल रहा है कि इसमें जो है 8 सर्ग होते हैं और उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें सर्ग संख्या 8 से कम भी हो सकती है। महाकाव्य उसमें 8 सर्ग होते हैं। 8 सर्ग यानी ये जो महाकाव्य ग्रंथ यानी जो रामचरितमानस है उसमें 8 सर्ग यानी जो अध्याय होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन इसमें जो अध्याय होते हैं वो कम होते हैं, ये जो सर्ग है वो कम होते हैं। आगे ये बोल रहा है कि इसकी कथा वस्तु व्यापक होती है, यानी जो इसकी स्टोरी होती है वो व्यापक यानी बहुत विस्तार में होती है, बहुत लंबी डिटेल में चली जाती है। पूरे जीवन का होता है ना, तो पूरा जीवन शुरू से लेकर अंत तक रहता ही है। और जो इसकी कथा वस्तु होती है वो सीमित होती है। सीमित इसलिए होती है क्योंकि ये खंड काव्य सिर्फ एक भाग लेते किसी घटना का, तो इसकी जो कथा वस्तु होती है बहुत सीमित मात्रा में होती है, या संक्षेप होती है या सीमित होती है, आप दोनों ही लिख सकते हैं। मतलब इसकी जो कथा होती है बहुत लंबी नहीं होती, बहुत छोटी मात्रा में होती है, बहुत कम होती है। बात कर लेते हैं छायावाद और रहस्यवाद में। ये दोनों में आपको पढ़ा चुके हैं, इसके अंतर देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने जो आपको पद्य साहित्य के इतिहास में ये दोनों ही बताए। ये जो छायावाद है ना, ये आधुनिक काल के 6 पॉइंटों में आता है, लेकिन जो रहस्यवाद है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही रखा है रहस्यवाद, यानी ये रहस्य में ही है, ये रहस्य में ही चला गया। पर ऐसा नहीं है, इसे भी पढ़ा जाता है, इसे भी जो है समझा जाता है, ये भी आता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है, तो हम अंतर देखते हैं छायावाद और रहस्यवाद। इसका पहला देखते हैं। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। मैंने आपको छायावादी युग पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है, इसमें कल्पना, इसमें हमारी कल्पना ही चलती रहती कि क्या कल्पना है। छायावादी युग के जो कवि हैं उन्होंने कल्पना की प्रधानता दी है, लेकिन जो हमारे रहस्यवाद के कवि हैं उनमें क्या थी, चिंतन की प्रधानता है। चिंतन की क्यों? क्योंकि रहस्य में चला गया तो यहाँ पे चिंता ज़्यादा रही कि है कि नहीं, क्या है नहीं है, तो इस तरीके से इसमें चिंतन की प्रधानता थी। इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भावना की प्रधानता है, और इसमें बोल रहा है ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। हमारा छायावादी युग था, उसमें क्या थी, भावना की प्रधानता थी। मतलब जो कवि थे उन्होंने भावनाओं से जो है अपनी रचनाएं लिखी, मतलब जो भी भावना आती जा रही थी वो लिखते गए। लेकिन जो रहस्यवाद के कवि थे उन्होंने क्या किया कि ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है, उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि, उनका जितना भी ज्ञान उनको मिला था और जितनी भी बुद्धि उनके पास थी, तो उससे जो है रचनाएं लिखी थी। तो इसमें ज्ञान व बुद्धि तत्व की जो है प्रधानता है। थर्ड बात करते हैं, ये प्रकृति मूलक है, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। यानी जो हमारे छायावाद के कवि थे वो क्या करते थे, प्रकृति का मानवीकरण करते थे, यानी हमारा जो रूप है वो प्रकृति को देते थे और प्रकृति का जो रूप है वो हमें देते थे। और रहस्यवाद में क्या होता था कि इसकी प्रकृति दार्शनिक है। तो इस युग के कवि क्या करते थे कि जो भी देखते थे ना वो दार्शनिक यानी प्रकृति दार्शनिक है, वो देखकर करते थे और अपनी प्रगति बढ़ाते थे। का अगला पॉइंट देखते हैं कि विरह वेदना का ज्यादा महत्व नहीं है, और इसमें क्या बोल रहा है कि विरह वेदना की अभिव्यक्ति रहस्य का आधार है। वेदना का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ से अलग हो जाए, यानी कोई भी वस्तु जो है आपको पसंद हो और आप उससे जो है बिछड़ जाएं, तो वो विरह वेदना का जो है इसमें ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, विरह वेदना की अभिव्यक्ति रहस्य का आधार है। इसमें जो है विरह वेदना की जो भावना है, जो अभिव्यक्ति है, उसका जो है आधार ही यही है, यानी इसमें जो है विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। आपकी कोई भी प्रिय चीज़ जो आपसे अलग हो जाती है और फिर जो आपको उसका दुख होता है, तो वो विरह वेदना कहलाती है। अब हम जो है मुहावरे और लोकोक्ति में फ़र्क देख लेते हैं। ये जो है 2022 के पेपर में आया था, और वो भी 2 नंबर में कि मुहावरे और लोकोक्ति में जो है अंतर बताइए। मुहावरे और लोकोक्ति को मैंने अभी आपको बताया नहीं और समझाया नहीं, मैं अभी आपको अंतर के माध्यम से समझा देती हूँ और फिर बाद में भी और पढ़ा दूँगी। यहाँ क्या लिखा है मुहावरे में कि यह एक वाक्यांश होता है, और लोकोक्ति में लिखा है कि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। यानी जो मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश होता है। जैसे मैंने बोला एक कमर कसना, तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, होगा पूर्णतः तैयार होना, यानी किसी चीज़ की जो है पूरी तैयारी होना। तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे कि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है कमर कस लेते हैं, यानी पूरी तैयारी करने में जो है जुट जाते हैं और करते हैं। मुहावरा जो होता है वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं होता, उसमें जो है
आपको अर्थ के साथ अपनी बात और अच्छे से समझानी होती है और आप जो है उसका प्रयोग भी करते हो, यानी जो आप बात कह रहे हो उसका प्रयोग भी करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कमर कसना का जो है आपको प्रयोग करके बताया कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होती, तो क्या होता है, ये एक वाक्यांश होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो एक पूर्ण वाक्य होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक लोकोक्ति बताती हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका मतलब क्या है ऊँट के मुंह में जीरा का, कि आवश्यकता से कम मात्रा में वस्तु का होना। क्योंकि ऊँट कितना बड़ा होता है, अगर उसके मुंह में जीरा डाल दोगे तो क्या उसका पेट भरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आवश्यकता से कम मात्रा में होना, किसी वस्तु का जो है होना। ये जो मैंने लोकोक्ति बोली उन्होंने पहले बता दिया कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब मैं इसका प्रयोग थोड़ी करके बताऊंगी, क्योंकि इसने पहले बता दिया कि जो ऊँट है उसके मुंह में जीरा। अब मैं ये थोड़ी बोल दूंगी कि घोड़े के मुंह में जीरा। तो ये लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। इसका जो वाक्य होता है वो अपने आप में ही क्या होता है, पूर्ण होता है। तो वो क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। मैंने आपको यही बताया कि ये पूर्ण नहीं होती है, अधूरी होती है, वाक्यांश होता है। तो इसका आकार भी क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन लोकोक्ति का आकार जो है वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में पूर्ण होती है। इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है, आपको याद रखना है। आपने देखा होगा सब में ये सब पॉइंट तो जो है थोड़े थोड़े सेम ही है। इसका थर्ड देखते हैं कि मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावरे से मानी जाती है। उसमें लिखा है कि लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। तो मुहावरे शब्द की जो उत्पत्ति वो कहाँ से हुई, कि अरबी भाषा के मुहावरे से मानी जाती है। तो अरबी भाषा का जो शब्द है मुहाविर, उससे जो है मुहावरा बना है, यानी उसकी जो उत्पत्ति हुई है। जो लोकोक्ति, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कि लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। तो जो कहावतें होती हैं और जो लोक में प्रचलित उक्ति होती है, इसका मतलब क्या होता है, लोक में प्रचलित उक्ति। तो इससे जो क्या बना, लोकोक्ति बना। पहले कहावतें और जो पहले उक्ति बोली जाती थी तो उससे क्या लोकोक्ति बना है। और फिर इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि अंगूठा दिखाना एक मुहावरे का उदाहरण है। इस उदाहरण का मतलब क्या है, कि धोखा देना। आपने किसी की चीज़ ले ली और फिर कह दिया कि मैं तो आपको वापस रिटर्न दे दूंगा, और जैसे ही मिल गई तो अंगूठा दिखा के कह दिया ले अब तो मैं तुझे नहीं दूंगा। तो धोखा देना इस तरीके से जो है अंगूठा दिखाने का मतलब है। इसका अगला क्या बोल रहे हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का एक उदाहरण है। तो जो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो उनके लिए जो वो काला अक्षर, यानी उनके लिए जो अक्षर है वो कैसा रहेगा, काला अक्षर, और भैंस बराबर रहेगा। अक्षर देख लें और चाहे भैंस देख ले, दोनों ही उनको क्या लगेगी, बराबर लगेंगी। क्योंकि क्या होता है वो पढ़े लिखे नहीं होते तो इसलिए वो अक्षर पहचान नहीं पाते, इसलिए बोलते कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये एक लोकोक्ति का उदाहरण है और ये जो है मुहावरे का उदाहरण है। हम एक और अंतर को देख लेते, वो क्या है, उपन्यास और कहानी। ये भी मैं आपको पद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ा चुकी हूँ, बस इसका अंतर समझाना था तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि दोनों में जो डिफरेंस क्या है। तो उपन्यास का क्या होता है, आकार बड़ा होता है और इसकी कहानी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। उपन्यास का आकार बड़ा क्यों? क्योंकि उपन्यास जो है पूरे जीवन पर लिखा जाता है। जैसे कोई भी किसी के जीवन का हो, ऐसे ही कोई भी हो किसी के जीवन की स्टोरी लिख रहे हैं, वो शुरू से लेकर अंत तक लिखी जाती है। और उपन्यास इतना मोटा होता है कि उसे एक दिन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, उसे पढ़ने में जो है महीने लग जाते हैं। कहानी में क्या लिख रहा है कि कहानी का आकार जो है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी कहानी का जो आकार है वो उपन्यास के अकॉर्डिंग जो है छोटा होता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि कहानी का जो आकार है वो छोटा होता है। जो उपन्यास है उसका आकार जो है बड़ा होता है और कहानी जो है उसका आकार जो है छोटा होता है। कहानी को आप एक बार में आसानी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी बड़ी होती ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि पात्रों की संख्या अधिक होती है और सीमित पात्र होते हैं। इसमें भी ऐसा है, उपन्यास में पात्र इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि भाई कहानी इतनी लंबी चली जाती है शुरू से अंत तक, तो पात्र कितने सारे होंगे, कितने सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन जो कहानी होती है उसके पात्र क्या होते हैं, सीमित होते हैं या जो है कम होते हैं। आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी, तो उसमें दो ही कैरेक्टर रहते, खरगोश और कछुआ, और बीच में भी एक दो आ जाते हैं, तो वही जितने चाहिए सिर्फ उतने ही आते। तो उनके जो पात्र होते हैं वो सीमित होते हैं। कहानी में जो पात्र बहुत सीमित होते हैं, जितने चाहिए सिर्फ उतने ही होते हैं। लेकिन उपन्यास में कितने भी आ जाते हैं, बहुत सारे, क्योंकि शुरू से अंत तक कितने सारे लोग आ जाते हैं, तो इसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें पात्रों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। इसका थर्ड देखते हैं कि कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है।
में बोल रहा है कि कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, यानी जो इसकी कहानी होती है वो बहुत व्यापक यानी बहुत विस्तार में होती है, कितनी मोटी होती है कि इसको 1-2 महीने आराम से लग जाते हैं। लेकिन जो इसकी कथा वस्तु होती है, इसकी जो कहानी होती है वो क्या होती है, संक्षिप्त होती है। आप इसे एक बार में ही पढ़ सकते हो, यानी जब आप लेके बैठो आप तभी इसे जो है ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उपन्यास को नहीं कर पाओगे। इसका 4th पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है। कहानी क्या बोल रहा है कि कहानी उस बगीचे का सौरभवी का गुलदस्ता है। जो प्रेमचंद हैं वो उपन्यास को क्या मान रहे हैं, एक बगीचा मान रहे हैं। बगीचे में सब होते हैं, सारे तरीके के पेड़ होते हैं, बगीचा कितना बड़ा होता है, उसमें आम के, फूल के, सब जो पेड़ वगैरह होते हैं। लेकिन जो कहानी है वो उस बगीचे का सौरभवी का गुलदस्ता है। जो कहानी है वो क्या है, उस बगीचे का सौरभवी का है। सौरभवी का यानी मान लो आपने कोई बगीचे में जाके एक पॉट रख दिया, पॉट के अंदर जो है आपने एक गुलाब का फूल उगा दिया, तो वो गुलदस्ता कहलाने लगता है ना एकदम। तो वो क्या है, सौरभवी का, यानी उसकी जो है उस बगीचे की क्या बढ़ा देगा, शोभा बढ़ा देगा। तो कहानी को क्या माना है, एक पॉट माना गया है, एक गुलदस्ता माना गया है। तो वो क्या होता है, कहानी एक गुलदस्ता होती है और जो उपन्यास होता है वो क्या होता है, एक बगीचा होता है। जो उपन्यास है वो एक बगीचा है और आप जो कहानी को एक गमला कह सकते हो कि आपने बगीचे में जो एक गमला रख दिया छोटा सा, तो वो क्या कहलाएगा, कहानी। और उपन्यास क्या कहलाएगा, एक बगीचा कहलाएगा। इस तरीके से जो है आज हमने इतने सारे अंतर देख लिए। हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में भी जो है और अंतर देखेंगे, क्योंकि अंतर से जो है एक क्वेश्चन हमेशा आता ही, हो सकता है अथवा में आ जाए या हो सकता है एक अथवा में अंतर आ जाए, एक परिभाषा आ जाए, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप एक भी अंतर छोड़ के मत आना। मैं आपको सारे जितने भी अंतर है सारे कवर करवा दूंगी कि कहीं से भी कोई सा भी अंतर आ जाए आप जो इसे आसानी से कर लें। आपसे एक बात और कहूँगी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इन सब में दिक्कत आ रही हो और आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप जो है आशीष सिंह लेक्चर से पढ़ सकते हो। वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं। अगर आप उनकी वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप उनकी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वालों को ही पढ़ाते हैं स्पेशली, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप जो है आराम से स्मूथली फिजिक्स, केमिस्ट्री तो और मैथ, बायो ये सब आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनसे नहीं पढ़ते तो एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। दिवाली पर जो है छुट्टी मिलेगी आपको, तो आपको भी दिवाली पर कुछ धमाका मिलना चाहिए। तो दिवाली पर जो है मैं आपको बहुत अच्छा रिवीजन करवाऊंगी। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जो इसके आंसर कमेंट में देने हैं। फिर अगर आपको नहीं आएगा तो उसके आंसर जो है मैं एक दिन बाद आपको दे ही दूंगी। पर जो है आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप गलत देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप आज गलत देंगे तो आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सही करेंगे। अगर आपने अभी वीडियोस नहीं देखी तो सारी वीडियो अभी देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं रिवीजन करवाऊंगी तो आप उसके आंसर नहीं कर पाओगे, तुक्के से करोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ये आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सोचोगे कि वीडियो पेंडिंग पड़े रहने दो, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, तो वीडियो ये पेंडिंग पड़ी रहेगी आपकी, फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी और आपको जो है दिक्कत होगी। फिर अक्टूबर तो चल ही रहा है, ख़त्म ही होने वाला है, फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे, प्री बोर्ड आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर आ रहा है, अब हमें इतना इतना कंप्लीट करना है और हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाए। ग्रामर की टेंशन जो है आप बिल्कुल मत लीजिए, ग्रामर की टेंशन पूरी मैं लूँगी। बस आपको मैं जो पढ़ाती जा रही हूँ आपको वो जो है याद करते चलते जाना है। अगर आप याद करते चलते जाएंगे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ देख कर इग्नोर कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए जो है मैं आपको जो पढ़ाती जा रही हूँ आप उससे अपनी तैयारी पूरी करते चले जाइए, आपको जो है ग्रामर में फुल मार्क्स पूरे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।